गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 के विद्यार्थी, आज की क्लास के तहत आप लोग राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ सिविक्स में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको आज 3 दिन पहले से आपको क्लास में बताया जा रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष जो मूल रूप से चुनौतियाँ उभर करके सामने आई थी, वो 3 चुनौतियाँ हैं जो आपको सिलेबस में है, जिसे आपको पढ़ना भी है। पहला है राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या। समस्या का मतलब, अगर राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या है तो इसका मतलब क्या है? ये चुनौती थी कि देश के स्वतंत्र होने के बाद देश में किस प्रकार से देश को एकता के सूत्र में बांधा जाए। तो पहली ये जो मुख्य और महत्वपूर्ण समस्या थी देश के समक्ष, वह क्या थी? यही थी कि देश को किस प्रकार से, मतलब जो एक नेशनलिज्म की भावना है, राष्ट्र की भावना है, जैसे कि आपको बताया गया था, जो राष्ट्र है वो अंग्रेजी शब्द नेशन का हिंदी रूपांतरण है, जबकि नेशन लैटिन वर्ड नेसियो से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? एकता के सूत्र में बंधना। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, वो है लोकतंत्र यानी जनता की सरकार स्थापित करना। देखिए, देश जब 47 में स्वतंत्र हो गया, 47 में देश स्वतंत्र होने के बाद देश के समक्ष इतने बड़े क्षेत्र में, वो भी ऐसी जनता जो चुनाव का मतलब नहीं जानती थी, उसके बीच में चुनाव कराना और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार स्थापित करना, ये क्या था? राष्ट्र के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती उभर करके सामने आई कि किस तरीके से, मतलब जनता का एक क्राइटेरिया तय किया जाए कि मतदान कौन करेगा, मतदान की उम्र कितनी होगी, मतदाता सूची कैसे तैयार कराई जाएगी, और लोग कैसे, मतलब मत देने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे और मत देंगे। अर्थात जनता को जागरूक करना कि जनता किस प्रकार से सरकार में सहभागी बने, ये उसकी दूसरी चुनौती थी। तीसरा है प्रगतिशील राष्ट्र, यानी सभी के लिए न्याय। मतलब एक व्यवस्था ऐसी स्थापित की जाए जिसमें कि सभी लोगों के लिए क्या हो? न्याय हो। तो इसमें कुछ चीज़ें हमने आपको बताया था, जैसे राष्ट्र निर्माण के आवश्यक तत्व के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय भावना जागृत करना, उचित उचित जनहित सत्ता तैयार करना, राष्ट्रीय समुदाय का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना तथा विभिन्नता में एकता स्थापित करना। ये भी आपको हमने बताया था, ये राष्ट्र निर्माण के आवश्यक तत्व के अंतर्गत आते हैं। यहीं पर एक चीज़ आपको बताया गया था कि देश के स्वतंत्र होने के बाद राष्ट्र निर्माण में एक पद्धति अपनाई गई थी, और वह पद्धति कौन सी थी? नेहरू पद्धति के नाम से हम जानते हैं। क्योंकि 47 में देश स्वतंत्र हुआ तो देश को नेतृत्व करने का जो मौका मिला, वो किसको मिला? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो दर्शन था, जो दृष्टिकोण था, वो क्या था? उसी को हम नेहरू आदि पद्धति भी कहते हैं। अब नेहरू आदि पद्धति, अब वहाँ पर नेहरू जी ने भी स्वतंत्र होने के बाद, अगर हम कहें कि देश 2 ध्रुवों में लगभग बट गया था, एक तरफ अमेरिकी गुट था, एक तरफ क्या था? सोवियत रूस गुट था, और उन दोनों गुटों के बीच से अपने को बचा के रखना तथा अपना एक स्वतंत्र वैदेशिक नीति बनाना, यह देश के समक्ष क्या थी? एक चुनौती थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों काम मतलब किया। एक तरफ तो वह पूर्व सोवियत संघ के समाजवादी व्यवस्था को अपनाना चाहते थे, दूसरी तरफ क्या था? कहीं ना कहीं एक तरफ वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी क्या करते थे, क्या करना चाह रहे थे? कायम करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर कहा गया कि जो नेहरू की राष्ट्र निर्माण की पद्धति थी, उसमें जैसे कुछ मतलब कहें कि मतलब उसका नकारात्मक व्यू भी था, जो कि आपको पिछली क्लास में बताया गया था। जैसे ब्रिटिश स्वरूपी शासन में निरंतरता रूपी मौलिक तत्व था,
कि मतलब वो चाह रहे थे कि जैसी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार ने चलाई वैसे ही आगे क्या होती रहे, बढ़ती रहे। मतलब यही से हम किस नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगला है कांग्रेस में दक्षिण पंथ को मजबूत करना, कि मतलब कांग्रेस में किस तरीके से दक्षिण पंथ की जो भावना है उसको क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। दल पर सरकारी प्रधानता को स्थापित करना, और उसके बाद भारतीय संघवाद में राजनीतिक केंद्रवाद की विजय। राजनीतिक केंद्रवाद, अब देखिए संघवाद का मतलब क्या हो गया, जो शासन की इकाइयां, मतलब जो संघ की इकाइयां होती हैं वो स्वतंत्र रहे, उनका अस्तित्व रहे तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी भावना हो। लेकिन वहीं पर क्या किया गया, केंद्रीय सत्ता जब मजबूत कभी होगी तो संघवाद हमारा मजबूत तो होता है, लेकिन संघ की इकाइयां हमारी क्या होती जाती हैं, कमजोर होती जाती हैं। ये था। इसी में आपका एक सिद्धांत आया था, उसका भी जिक्र आपको किया गया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत कुछ नहीं था, बस केवल इतना था कि देश स्वतंत्र होने के बाद देश दो राष्ट्रों में क्या हो गया, बट गया। मतलब दो डोमिनियन स्टेट बने थे, और वो दोनों दो डोमिनियन स्टेट कौन था, पाकिस्तान और भारत। और स्वतंत्रता के अधिनियम में 1947 का जो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें इस चीज का जिक्र किया गया था, दो स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण तो किया गया, और एक पाकिस्तान बना, पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बना। अब आप लोगों को पता है, अगर याद भी है, बताया गया था, एक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, मतलब दो भागों में पाकिस्तान बटा हुआ था। और पाकिस्तान चाहता था बीच से कि एक वे भी मिल जाए, मतलब रास्ता भी मिल जाए उसे, कहाँ से, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में संबंध बनाने के लिए। लेकिन बाद में वो युद्ध के दौरान जो पूर्वी पाकिस्तान था वो अलग देश बन गया, जिस देश का नाम क्या है आज, बांग्लादेश है। इसके बाद है अब यहाँ पर आपको बताया गया। इसके बाद जब इतना हम बैकग्राउंड जानने के बाद अब हम तीनों चुनौतियों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण की कौन कौन सी समस्या है, लोकतंत्र यानी जनता की सरकार स्थापित करने में किस प्रकार की समस्या उभर करके सामने आई तथा इसका कैसे किस प्रकार से निदान किया गया। अगला है प्रगतिशील राष्ट्र यानी सभी के लिए न्याय, ठीक है, किस प्रकार से व्यवस्था की जाए कि सबको न्याय मिल सके। क्लियर हुआ। अगर हम देखते हैं राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या में, तो पहली हेडिंग को हम लोग क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। तो पहली हेडिंग देखिए, राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं इसमें राष्ट्रीय एकीकरण, लोकतंत्र यानी जनता की सरकार, प्रगतिशील राष्ट्र यानी सभी के लिए न्याय, और राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या में पहली जो समस्या आती है वो कौन सी है, विभाजन की समस्या। तो सबसे पहली जो समस्या आती है वो क्या है, विभाजन की समस्या। अब ऐसा नहीं कि विभाजन की समस्या कोई समस्या थी, बल्कि विभाजन की समस्या पैदा कर दी गई थी। मतलब देश को स्वतंत्र होने से पहले ही देश दो भागों में बंट गया, पाकिस्तान और भारत। और उसमें भी इस तरीके से पाकिस्तान का जो विभाजन किया गया कि रातों रात घोषणा कर दी गई, और जैसे कहा गया कि 12 बजे रात से पहले कोई ये नहीं जान पाया कि हम भारत में हैं या पाकिस्तान में। कुछ लोग तो ऐसा हुआ कि शाम को जब सोए थे तो भारत में, और सुबह जब उठे तो कहाँ पर थे, पाकिस्तान में। और वही कंडीशन कुछ लोग ऐसे थे जो ये सोच के सोए थे कि हम पाकिस्तान में हैं, लेकिन सुबह उठे तो उन्हें लगा कि हम कहाँ पर हैं, भारत में हैं। मतलब किसी को इस चीज़ का आकलन नहीं हुआ कि हम किस देश में हैं, या अब विभाजन हो गया तो हमको करना क्या है। क्योंकि उस समय उतना संचार का माध्यम नहीं था, ना ही सरकारें उतना सबको क्या कर सकती थी, जागरूक बना सकती थी, ना ही कोई पूर्व योजना तैयार की गई थी, जिसके कारण विभाजन के बाद एक बड़ी समस्या उभर करके सामने आई, और वह थी शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या। अब देखिए, पहला आप विभाजन की समस्या ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। विभाजन की समस्या में हम देखते हैं कि जब देश विभाजित हुआ, तो देश विभाजित होने के बाद देखिए क्या होता है, संपत्ति का बंटवारा होना, जनता का बंटवारा होना, भूभाग का बंटवारा होना, प्रशासनिक मशीनरी का बंटवारा होना, ये सारी चीज़ें क्या थी, एक समस्या के रूप में उभर करके सामने आई।
मतलब जैसे कह दिया सरकार तो विभाजित हो गई। सरकार विभाजित होने का मतलब क्या हो गया, नेता अपना लोटा डंडा उठाए चल दिए पाकिस्तान, और बाकी कहाँ पर रह गए, भारत में। लेकिन उसके साथ जो हमारी प्रशासनिक मशीनरी थी, जिसे हम सरकार का अस्थायी ढांचा कहते हैं, क्या उन लोगों के लिए भी उतना ही आसान था क्या जितना नेताओं के लिए था? नहीं। अब यहाँ तक कि जो भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी थे, जिन्हें कुछ को पाकिस्तान में रहना था, कुछ को भारत में रहना था, तो उसमें अब कुछ जो भारत में थे वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, या कुछ जो पाकिस्तान में थे वो कहाँ पर नहीं आना चाहते थे, भारत में नहीं आना चाहते थे। लेकिन विभाजन के बाद ऐसा हुआ कि कुछ लोगों को जबरदस्ती कहाँ पर भेजा गया, पाकिस्तान भेजा गया। अब जब रातों रात विभाजन हो गया, विभाजन के बाद लोग अपने घर द्वार को छोड़ करके क्या हो गया, कुछ लोग पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए, कुछ लोग कहाँ के लिए रवाना हो गए, भारत के लिए। और एक बड़ी संख्या देश में क्या हुई, स्थानांतरण की हुई, जिसके कारण देश में शरणार्थियों की संख्या में अपार वृद्धि हुई। और सरकार के समक्ष यह चुनौती थी कि वह उनको क्या करे, पुनर्वासित करे, मतलब उनको आवास दे, उनको खाने के लिए दे, उनको दवाइयों की व्यवस्था करे। मतलब ये सारी समस्याएं सरकार के समक्ष एक बड़ी जटिल समस्या के रूप में उभर करके सामने आई थी। इसके बाद है देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय। ठीक है, अब जैसे आपको बताया गया था 47 में जब देश स्वतंत्र हुआ, 47 में देश स्वतंत्र होने के बाद जब दो स्टेट, दो डोमिनियन हमारे बन गए, उसी स्वतंत्रता अधिनियम 47 के स्वतंत्रता अधिनियम में एक चीज़ का उल्लेख किया गया था कि अगर देश के अंदर जो छोटे छोटे राज्य हैं, मतलब जहाँ पर कि राजा अभी भी हैं या प्रशासक हैं, शासक हैं, यदि वह चाहें तो भारतीय संघ में विलय कर सकते हैं, यदि चाहें तो भारतीय संघ में विलय नहीं कर सके। तो इस प्रकार भारत में बहुत सारी देशी रियासतें थी जिन्होंने 47 में देश स्वतंत्र होने के बाद जो एक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लान था उसके तहत भारतीय संघ में विलय कर दिए। ठीक है, लेकिन अब भी कुछ राष्ट्र ऐसे थे या कुछ राज्य ऐसे थे जो कि भारतीय संघ में विलय नहीं करना चाहते थे। उसमें मुख्य रूप से देखिए जूनागढ़ का विलय, इसके बाद कौन सा है, हैदराबाद का विलय, कश्मीर का भारत में विलय, मणिपुर का विलय, पांडिचेरी तथा गोवा का विलय। अब इसमें हम लोग एक एक टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे कि जूनागढ़ का विलय किस तरीके से किया गया भारतीय संघ में, हैदराबाद का किस तरीके से विलय किया गया, कश्मीर का भारत संघ में किस तरीके से विलय किया गया, मणिपुर का विलय कैसे हुआ, पांडिचेरी तथा गोवा का विलय कैसे हुआ। इसके बाद किस प्रकार से, अब ये तो देश का जब बंटवारा हो गया, देश का बंटवारा होने के बाद देश के अंदर की जो देशी रियासतें थी उनको भारतीय संघ में विलय करने की एक बड़ी चुनौती थी, उसको उनको भी विलय करा लिया गया। तो एक और खींचातानी जो सबसे बड़ी समस्या आई वो राज्यों का पुनर्गठन। अब देश स्वतंत्र होने के बाद राज्य क्या थे, उनका एक बड़ा क्षेत्र था और उन्हीं बड़े क्षेत्र में कुछ राजाओं द्वारा शासित भी क्षेत्र थे। अब एक बड़ा राज्य, तो उस एक राज्य में ही पता चला भाषा के आधार पर लोगों में क्या है, वैमनस्य है। तो अब लोग चाहें कि राज्यों का बंटवारा भी हो जाए। ठीक है, एक समस्या क्या आई, राज्यों के पुनर्गठन की। तो अब इसमें से आप लोग अलग अलग पढ़ेंगे। अब देखिए आपको हमने बता दिया, एक दो मतलब जूनागढ़ का विलय, हैदराबाद का विलय, कश्मीर का भारत संघ में विलय, मणिपुर का विलय, पांडिचेरी तथा गोवा का विलय और राज्यों का पुनर्गठन। इतना टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। अगर इसमें हम एक संघ के विलय की बात करते हैं और वो संघ आपका कौन सा था, मतलब जूनागढ़ जो देशी रियासत है उसका भारतीय संघ में विलय, तो थोड़ा सा हम बताते हैं, आप लोग इसको समझिए। देखिए जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित एक राज्य था जिसमें मानवदार, मंगरोल तथा बाबरियावाड़ नामक जागीर
शामिल थी। इसके तथा पाकिस्तान के बीच अरब सागर था और यहाँ 80% जनसंख्या हिंदू थी। इसके दीवान सर शाहनवाज भुट्टो मुस्लिम लीग के जाने माने सदस्य की सलाह पर जूनागढ़ के नवाब महावत खान पाकिस्तान के साथ सम्मिलित हो गए। पाकिस्तान में उत्पन्न होने के पश्चात 15 अगस्त 1947 को शामिल होने की घोषणा की गई। जब पाकिस्तान ने इस सम्मिलित को स्वीकृति सितंबर माह में दी, तब भारत संघ को आघात पहुंचा कि मोहम्मद अली जिन्ना यह जानते हुए कि हिंदू तथा मुसलमान एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह सकते, फिर भी उन्होंने जूनागढ़ के विलय का अनुमोदन कैसे किया। पटेल को इस बात का ज्ञान था कि अगर जूनागढ़ के पाकिस्तान में सम्मिलन को ऐसे ही जाने दिया, तब गुजरात में पहले से ही सिर उठाता सांप्रदायिक तनाव और तीव्र हो जाएगा। पटेल ने पाकिस्तान को सम्मिलित रद्द करने तथा जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने के लिए समय दिया। जूनागढ़ की जनता की अर्जी हुकूमत के आधार पर समलदास गांधी ने एक लोकतंत्रात्मक प्रवासी सरकार बनाई। अंततः पटेल ने जूनागढ़ में 3 जागीरों का बलपूर्वक कब्जा करने का आदेश दिया। जूनागढ़ का दरबार, जो पहले से ही आर्थिक विफलता का सामना कर रहा था, भारतीय सेनाओं का सामना करने की स्थिति में नहीं था। दिसंबर माह में जनमत संग्रह कराया गया और उसमें 99% लोगों ने पाकिस्तान के स्थान पर भारत में सम्मिलित होने के लिए अपनी पसंद को व्यक्त किया। ये पहला आपका क्या था? जूनागढ़ का विलय। तो ऐसे ही आपको अगला बताया जाएगा हैदराबाद का विलय, कश्मीर का। तो एक एक क्लास के तहत आप लोगों को ये पॉइंट बताए जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। सभी विद्यार्थी जो जितना पढ़ाया जाए उसका नोट्स भी तैयार करते चलिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी तैयार करते चले। ओके, थैंक यू।